नमस्कार। इस हफ्ते के मुकाबला में हम बात करेंगे कि देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है, ये जो कृषि की तरक्की की बात करते हैं खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसमें हकीकत में क्या हुआ है। मैं बहुत लंबे वक्त से इस बात को कह रहा हूं कि पिछली बार जो बारिश हुई थी, जब उससे किसान को नुकसान हुआ, और ये तमाम गांव देहात में घूमकर मैंने देखा, मैंने तभी ये सवाल उठाया था कि अगर इसके बाद ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है तो इस गवर्नमेंट के पास, इस सरकार के पास किसान की मदद का कंटिंजेंसी प्लान क्या है। भाषणबाजी बहुत हो गई, नारेबाजी बहुत हो गई, मोदी जी जाके मथुरा में रैली करके आए। हकीकत यह है कि इस गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है, उसका सही आकलन होना चाहिए, और अगर बारिश कम हो रही है तो उसके लिए क्या तैयारी है सरकार की। हमने बात की कुछ दिनों पहले देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से, उसके कुछ अंश मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। राधा मोहन सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक साल में आपके हिसाब से क्या हुआ है, पिछले एक साल में आपके हिसाब से। इस एक साल के अंदर कृषि के क्षेत्र में दो प्रकार की स्थितियां सामने आई मोदी सरकार आने के बाद। एक तो सरकार के पहले मानव निर्मित बुरे दिन थे, और सरकार के आने के बाद प्रकृति निर्मित बुरे दिन आए। सरकार में आने के पहले मानव निर्मित बुरे दिन थे कृषि के क्षेत्र में, और सरकार में आने के बाद प्रकृति के प्रकोप के कारण बुरे दिन आए। तो मानव निर्मित जो बुरे दिन थे, जो कुप्रबंधन था, उत्पादकता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उस बुरे दिन को समाप्त कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में आबादी तो बढ़ेगी, खेती योग्य कृषि योग्य भूमि जो है वो बढ़ने वाली नहीं है। तो जो उत्पादकता बढ़ाने का अभियान चलना चाहिए था, वो अभियान नहीं चला। सॉइल हेल्थ योजना, कार्ड या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या अच्छे मार्केटिंग की व्यवस्था, तो इस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो उस बुरे दिन के प्रभाव को काफी हद तक पीछे ले गए, जिसके परिणाम आने वाले समय में आएंगे। नहीं, राधा मोहन सिंह जी, फिर आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब प्रकृति का प्रकोप हो गया। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, ये किस तरह की दलील है। नरेंद्र मोदी जी भी मथुरा की रैली में कतई नहीं कह रहे थे कि अच्छे दिन आ गए, वो कह रहे बुरे दिन चले गए। अब आप कह रहे बुरे दिन जो थे वो मानव निर्मित थे, अभी के बुरे दिन प्रकृति निर्मित हैं। तो ये किस तरह की दलील हुई। फिर मैं वही बता रहा हूं कि आजादी के बाद औद्योगिक विकास की ओर जितना ध्यान दिया गया, खेती की चिंता नहीं की गई, और यही मानव निर्मित जो बुरे दिन थे उसको दूर करने के लिए हमने शुरू किए कई योजनाएं बनाए, और भंडारण, ग्रामीण भंडारण योजना को भी गति दी। और क्या क्या किया उसमें, या कोल्ड चेन का निर्माण, या मंडी, जो राज्यों के अंदर मंडी है, राज्यों से बातचीत करके 4-4 बार बैठक करके अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग लाइसेंस, तो इस पर हमने काम किया। जो दूसरा विषय आपने कहा, तो वो मैं बता रहा था कि सरकार में आने के बाद प्रकृति के प्रकोप के कारण जो बुरे दिन आए, सरकार आते सबसे पहले सूखे का संकट आया। और आपको ध्यान है कि आपके टेलीविजन से भी ये खबर चल रहा था कि देश में भारी अकाल पड़ेगा, जो स्वाभाविक था। हम लोग भी चिंतित थे, संसद चिंतित था, पूरा देश चिंतित था, और औसतन 12% बारिश कम हुई थी। तो ये जो लगता था कि 50% उत्पादन समाप्त होगा या बुआई नहीं होगी, लेकिन देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि संस्थानों ने, और राज्य की सरकारों ने, और हमारे मंत्रालय ने, और भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए, और किसानों में ने भी मेहनत की, और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 2% कम बुआई हुई और 3% कम उत्पादन हुआ। उसका हमने सामना किया, सबके सहयोग से किया।
कंटीजेंसी प्लान बनाकर जिलों को उपलब्ध कराया। इसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की उसकी, राज्यों का भी उसमें सहयोग मिला और डीजल पर राज्य सहायता दी, बीज पर राज्य सहायता दिया, चारा पर राज्य सहायता दिया, बिजली की सुविधा मुहैया कराई, उसमें भी कुछ छूट दिया। तो हम सब ने मिलकर, देश के किसान, राज्य सरकार और देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और सरकार ने मिलकर प्रकृति के प्रभाव को, प्रकृति के प्रकोप को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रभाव को कम कर सकते हैं और ये काम किया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि फिर आपने अब आप बार बार ये दलील दे रहे हैं कि हमने मानव निर्मित बुरे दिन को समाप्त किया, प्रकृति निर्मित बुरे दिन का हम सामना कर रहे हैं। ये दलील है, ये आपकी दलील। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि आपने भंडारण के लिए क्या किया है, तो वो क्यों नहीं उस हिसाब से किसानों के अच्छे दिन क्यों नहीं आते? किसान अभी भी उसी हालत में है। तो यही तो मैं जान रहा हूं कि फिर आप लोगों का इतना बड़ा ये अचीवमेंट क्या है? आप कृषि के क्षेत्र में आप बहुत घूमते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि कृषि के में हम राज्यों के माध्यम से देते हैं, और आपको ये भी जानकारी होगा कि हमारी सरकार ने जो राज्य आपदा कोष है उसकी राशि को बढ़ाया है और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को पैसा दिया है, और उसके बाद राज्यों को कहा है कि जो 50% नुकसान होता था उसको 33% तक ले जाइए। राज्यादेश यहाँ से गया है, गृह मंत्रालय से आदेश गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और 1 हेक्टेयर तक नुकसान होता था उसी को मिलता था, 2 हेक्टेयर तक किया। और जो प्राकृतिक आपदा में मारे जाते थे उनको 1.5 लाख मरते थे, उनको 1.5 लाख के बदले 4 लाख किया, और राज्य सरकारों के माध्यम से करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि कई राज्य सरकार इस काम में बड़ी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की व्यवस्था जैसी है उसका दुष्परिणाम निश्चित रूप से वहां प्रकट होता होगा। और जहां की राज्य सरकार इन सुविधाओं का ठीक से अनुपालन किसानों के लिए नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वहां के किसान उनसे जवाब चाहेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार उनको जो सहायता मिलती थी उसको 1.5 गुना किया गया, और कई प्रकार का उसमें जो सहायता था उसका मानक भी बदले गए। राधा मोहन सिंह जी, आप जो है खराब मॉनसून है तो सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरने लगता है भाई, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कृषि की बात, कि कृषि की व्यवस्था अपने देश में इतनी सुदृढ़ है कि कमजोर मानसून के प्रभाव को हम काफी हद तक कम करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा। आरबीआई के चेयरमैन क्या बोलते हैं उसका उत्तर वो देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, और पिछले बार भी दिलाया है, सरकार बनते आपदा आई थी, कि हमारी इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है, हमने इतनी अच्छी तैयारी पिछले बार भी सूखा के समय किया था और आज भी किया है कि कमजोर मानसून से होने वाले अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसको काफी हम कम करेंगे। जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप काफी कम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कमजोर मानसून आप फाइट कर लेंगे, आप लड़ लेंगे उससे। देखिए, मानसून जब खराब की घोषणा होती है, मानसून खराब नहीं है, पूर्वानुमान है, और पूर्वानुमान से, जैसे एक हम उदाहरण बताते हैं कि पूर्वानुमान आया कि मानसून खराब रहेगा, सूखा पड़ेगा, अब जमाखोरी शुरू हो जाती है, जिसको नियंत्रण राज्य सरकार कर सकती है। तो एक इस देश में तरह तरह के लोग हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से थोड़ा बहुत पड़ता है। जब भी मैं गांव देहात घूमता हूं तो किसान एक बात बहुत स्पष्टता से कहते हैं, जैसे उनको बिजली और पानी चाहिए वैसे ही उनको यूरिया भी चाहिए। ये बहुत बड़ी जरूरत है। यूरिया की कीमतें बढ़ते रहने से तकलीफ किसान की ही बढ़ती है। तो अभी की स्थिति में क्या कोई पैकेज होगा किसान के लिए? आप कॉरपोरेट्स की मदद करते हैं, क्या कोई तरीका होगा? क्या कोई आप ढूंढेंगे रास्ता कि यूरिया उसको ज्यादा आसानी से मिले, कम दामों पर मिले, उसके जो कर्ज हैं वो एग्जिस्टिंग स्थिति में, आज की स्थिति में माफ किए जाए? तो यूरिया भी किसान की अगर बारिश खराब हो जाती है तो बहुत बड़ी जरूरत है। सब्सिडी की बहस हटाकर
क्या आप किसान को यूरिया दिलवा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से होगा। एक तो यूरिया के विषय में मैं ये कहूँगा कि इस देश में हम पुराना मेरा आपसे परिचय जरूर है, चूँकि हम भी 26 वर्ष पहले लोकसभा में आए और आप भी लोकसभा में बराबर मिलते थे। तो ये जो सिंदरी में खाद का कारखाना था, गोरखपुर में था, बरौनी में था, इसके अलावा और खाद कारखाने सब बंद पड़े थे। और अभी हमारे कैबिनेट ने सबको चालू करने का मंजूरी दिया है और 100 दिन के अंदर हम सबको चालू करेंगे। और निश्चित रूप से जब चालू होगा, चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो ये जब उत्पादित होगा तो निश्चित रूप से ज्यादा मार्केट में आएगा। और दूसरा कि संतुलित रसायनों का प्रयोग, यूरिया की हालत ऐसी है कि मेरे गांव में एक व्यक्ति 1 बोरा अपने खेत में यूरिया डालता है तो दूसरा 1.5 बोरा डालता है। इससे लागत भी बढ़ता है और मिट्टी की सेहत भी खराब होती है और यूरिया का खपत भी ज्यादा होता है। तो उसको सॉइल हेल्थ कार्ड जो देने की योजना बनाए हैं इसीलिए कि किस खेत में कितना यूरिया देना है, कितना पोटास देना है, कौन सी दवा देनी है, ताकि संतुलित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो तो लागत भी कम होगा। ये लंबी बातें हैं, उत्पादकता भी हमारी क्या होगा। और ये राधा मोहन सिंह जी लंबी बातें हो रही है ना। मैं कह रहा हूं क्या किसान को यूरिया मिल पाएगी, क्या मिलेगा? और इसी आप सवाल पूछिए और जरा हमको उत्तर भी देने का अवसर जरूर दीजिएगा, लेकिन उत्तर से बड़ा सवाल न हो जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। नहीं, उत्तर से बड़ा सवाल नहीं हो रहा है राधा मोहन सिंह जी, उत्तर से बड़ा सवाल नहीं हो रहा। मैं सीधी बात ये पूछ रहा हूं। चलिए मैं बिजली पर आता हूं। 7 किलोमीटर दूर ताजमहल से खड़ा था, मैंने पीयूष गोयल जी से भी यही प्रश्न पूछा था, क्या आप मुझे बताइए वहां पर निजी कंपनी बिजली सप्लाई कर रही है, तब भी किसान जो है वो हाथ में कागज लेके अपना बिल दिखा रहा है, निजी कंपनी को बिल दे रहा है, फिर भी किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है। दबा के बिजली पे नेतागिरी होती है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसान एक ही बात कहता है कि कम से कम ये तो बता दीजिए कि उसको बिजली मिलेगी कब। तो आप यूरिया पे स्थिति आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थिति। आपने इस इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि प्राकृतिक बुरे दिन है जिसका हम डटकर सामना करेंगे, यह हमारे लिए चुनौती है। पहले मानव निर्मित बुरे दिन थे, अब आप लोग बुरे दिन की परिभाषा बदल रहे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि यूरिया किसान को चाहिए, आप कितनी दिलवा पाएंगे, कैसे दिलवा पाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप लंबा सवाल पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि बिजली किसान को चाहिए, किस समय वो मिल पाएगी ये मुझे बता दीजिए। यही सब तो प्रश्न है किसानों के, और कौन से सवाल है? बिजली के संबंध में पूरा हम आपको नहीं बताएंगे, हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हमारी सरकार जब से आई है तो बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, आप उसके आंकड़े देख सकते हैं। और दूसरा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को भी पूरा पैसा दिया है कि दीनदयाल जो ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ज्योति ग्राम योजना, जिसके तहत किसानों के लिए और कृषि के लिए अलग फीडर, और इस दिशा में तेजी से काम शुरू हुआ है। ये बात अलग है कि हर राज्य सरकार की गति अपने ढंग की है, लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि काफ़ी बिजली का उत्पादन बढ़ा है। और एक नई योजना कि किसानों के लिए, गांव के लिए अलग फीडर, जो गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही से कर्तव्य दिखाया जा चुका है और ये पूरे देश में शुरू किया गया है। अब राज्य सरकार की अलग अलग प्रतिबद्धता होगी, अलग अलग स्पीड होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि हर राज्य सरकार इस काम में निश्चित रूप से लगा होगा। राधा मोहन सिंह जी, आपके कई मंत्रियों को मैंने ये कहते हुए सुना है कई विषयों पर, राज्य सरकार ये कोई नहीं उससे, क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते थे ना। आप जाके सुनिए क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपको काम तो राज्य सरकारों के साथ करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे बिजली का विषय हो, पानी का विषय हो, खेती का विषय हो, ये सब राज्य सरकारों को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर आपने कुछ देर पहले कहा कि सांसदों का काम नहीं है बहुत सारी चीजों को लागू करवाना। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं, और यह सारी पार्टियों की प्रॉब्लम है, ये सारी पार्टियों की दिक्कत है, सारी पार्टियों की समस्या है, जिसमें बीजेपी शामिल है। हमने खुद उस समय जब बेमौसम बारिश हो रही थी, किसान से मिलकर देखा,
आप लोगों के सांसद नहीं जाते हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके नहीं जाते। उस स्थिति में रैलियां जरूर मथुरा में हो जाएंगी नरेंद्र मोदी की। यही तो मैं पूछ रहा हूं, कम से कम ये बताइए कि सांसदों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। राज्य का विषय, उससे कोई नहीं हट रहा है, लेकिन फिर किसानों पर भाषणबाजी, किसानों पर नारेबाजी, किसानों पर रैलियां, और फिर सांसद ही नहीं जाते उनको पूछने जब उनको कोई तकलीफ आती है। देखिए, निश्चित रूप से किसान हो या मजदूर हो या क्षेत्र के जो लोग भी हैं, सांसद की प्रतिबद्धता उनके प्रति होनी ही चाहिए, और मुझे विश्वास है कि होगा। लेकिन कृषि विकास की जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकारों के माध्यम से चलने के कारण अधिकतर राज्यों में सांसद को इन्वॉल्व कराने में बड़ी परेशानी होती है। अब सांसद एक जिला के अंदर अध्यक्ष है सतर्कता एवं निगरानी का, अध्यक्ष है जिसके माध्यम से केंद्रीय योजना जितनी जाती है उसकी वो अध्यक्षता करता है, उसका मॉनिटरिंग करता है। लेकिन आप पता करेंगे जो कई राज्य सरकारें हैं तो इस बैठक को बुलाने में बहुत आनाकानी करती है, लेकिन फिर भी सांसदों का एक दायित्व है और मुझे विश्वास है ये लोग करते होंगे। और दूसरा पक्ष ये भी है कि राज्य सरकार कृषि के मामले में जो राज्यों को सब जाता है और राज्य ओरिएंटेड विषय होने के कारण सांसदों को राज्य सरकार भी कई जगह, मैं ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई राज्यों में रिस्पॉन्स नहीं करता है। और सांसद का तो ये दायित्व ही है, चाहे किसान हो या मजदूर हो, पुरुष हो या महिला हो, उसके क्षेत्र का है तो उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता ये स्वाभाविक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सांसद हमारे निश्चित रूप से इस पर ध्यान देते होंगे। राधा मोहन सिंह जी हमसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी सरकार को कृषि के क्षेत्र में वो क्या करती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उसको इस तराजू पर तौला जाता है और तौला जाना चाहिए। तरक्की के आंकड़े बताकर और तरक्की को जमीन पर लाकर बहुत बड़ा फर्क लाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये सारे लोगों को समझना चाहिए। सरकार के आंकड़ों से किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन आंकड़ों के साथ सच्चाई बताइए, भाषण नहीं। मैं आपको जाते जाते एक बात बता रहा हूं कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सामाजिक क्षेत्र में सुधार की स्कीमों पर कांग्रेस ने इतना प्रचार प्रसार किया था अपना 2014 के चुनाव में। मैं गांव-गांव घूमा सिर्फ यह जानने के लिए कि कांग्रेस की ये स्कीमें कहां तक पहुंची, और यकीन मानिए वो कहीं तक नहीं पहुंची। और हालत यह हुई कि कांग्रेस खुद 44 सीट पर पहुंच गई और सत्ता से बाहर हो गई। तो आंकड़े बताना बड़ा अच्छा काम होता है, लेकिन आंकड़ों के साथ हकीकत बताना बहुत मुश्किल काम होता है। ये इम्तिहान उतना ही किसी नरेंद्र मोदी के लिए होगा जितना कि अतीत में किसी मनमोहन सिंह के लिए था। आपसे वापस जरूर कभी समय रहेगा तो बात होगी राधा मोहन सिंह जी। फिलहाल हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।